अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में आगे जाकर हमने बात करनी है आज सेनेट में चेयरमैन सेनेट की मराआत और सैलरी से मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प कानून साजी हुई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया है। अब आपको याद होगा कि ये एक्ट 26 मई को कानून बना था सरप्राइजिंगली, और उसके बाद इसको जब चैलेंज किया गया तो जून में इसकी समातें शुरू हुई और 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में इसकी समात शुरू की। रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट को इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन नजर सानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है उसके साथ क्लब कर दिया गया एक मरहले पर आकर, और फिर इसकी इन दोनों दरख्वास्तों की एक साथ समात शुरू हुई, जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने आज बड़े उसको कंसाइसली पूरा का पूरा मामला कंक्लूड कर दिया और उन्हें दलाइल देते हुए कहा कि आइन नजर सानी का दायरा इख्तियार महदूद नहीं करता। कानून साजी के बाद नजर सानी अपील की शक्ल इख्तियार करेगी, नए कानून के निकात भी उठाए जा सकेंगे, और ये दरख्वास्त की एजी ने कि दरख्वास्तों को खारिज किया जाए। PTI के वकील हैं अली जफ़र साहब, उन्होंने इसके खिलाफ दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में तब्दीली के लिए आइनी तरमीम लाजमी है, सादा कानून साजी से नहीं हो सकते। केस की दोबारा समात नजर सानी नहीं हो सकती, ये भी उन्होंने अदालत से इस्तदा की। इस जो कानून साजी है उसको स्ट्राइक डाउन करने के हक़ में उन्होंने दलाइल दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बड़े दिलचस्प सवालात भी उठाए हैं आज, और इससे पहले बहुत सी स्टेटमेंट्स आई जो कि गौर तलब थी। आज जो सवाल उठाए गए हैं उसमें कहा गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि अपील और नजर सानी में बहुत फ़र्क है, आपने नजर सानी को अपील ही में क्यों तब्दील किया, इतनी मुबहिम और वसी कानून साजी कैसे कर दी गई, नजर सानी को अपील में तब्दील करके ठोस वजूहात देना लाजिम है, ये भी सवाल उठाया गया। और एक पॉइंट के ऊपर फाजिल जज साहिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आई थी कि रिव्यू एक्ट के खिलाफ अगर केस मजबूत हुआ तो उसके लाहे अमल, उसके मुताबिक लाहे अमल तय करेंगे और वो बहुत सी चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा। अब इसके ऊपर अपने तजियाकारों से हम ये सवाल पूछने वाले हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू एक्ट के हक़ में फ़ैसला देना चाहिए। हमें ज्वाइन करी हैं रीमा उमर साहिबा, सोहेल बड़ायत साहब, सलीम साफ़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपका ही सबसे पहले मैं राय जानना चाहूँगी। मैडम शेख, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 वही कानून जिसके नोटिफिकेशन का सुप्रीम कोर्ट को भी पता तब चला जब वो कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन नजर सानी केस में चीफ जस्टिस समेत जजेस हैरान रह गए कि ये तो कानून भी बन गया है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर बोले इसलिए आज इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हुई है। वही कानून मैडम शेख जिसे फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा चीफ जस्टिस और बेंच ने मुस्तरद कर दी थी, वही कानून मैडम शेख है जिसके बारे में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा था ये कानून आने वालों के लिए है, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। और अभी मैं मुकम्मल हैरान भी नहीं हुआ था कि बाद में आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी बोल पड़े मेरे इंटरव्यू या बयान का एक हिस्सा ठीक तरह से पेश नहीं किया गया, इस कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वही कानून जो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब को सामने रख के बनाया गया है, ये अलग बात है कि इससे हर आने वाला मुस्तफ़ीद होगा। मैडम शेख, वही कानून है ये जिसका मतलब कोई किसी जुर्म में रंगे हाथों पकड़ा जाए, वो एक टर्म के बाद फिर से हंसता मुस्कराता चहचहाता लहलहाता विक्ट्री निशान बनाता वापस आ जाएगा। वही कानून मैडम शेख जो अधूरी और बकौल PDM जाली असम्बली से मंजूर करवा कर सेनेट भिजवाया गया। मैडम शेख, बहुत सारे सवालात हैं जी। जल्दबाजी में कानून साजी, जिसके जल्दबाजी के तरीक़ाकार पर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब ने भी सवाल उठाए। ज़ाती मफादात के लिए या ज़ाती मफाद के लिए या दो ज़ातों को या एक ज़ात को सामने रख के कानून साजी, आइनी तरमीम के बिना कानून साजी, नज़र सानी में अपील का हक़ देना, मतलब नज़र सानी और अपील एक जैसे कैसे हो सकते हैं, और किसी मुल्ज़म को फिर से मौका देना। अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि नज़र सानी में अपील का हक़ देना दुरुस्त नहीं लग रहा, लेकिन आपस में मुशावरत करके फ़ैसला करेंगे, जो फ़ैसला होगा कबूल होगा। मैडम शेख, ज़ाहिर फ़ैसले पे बात करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, ज़ाहिर कबूल करना पड़ेगा जी। लेकिन अगर मेरी ज़ाती राय लें तो इसे टर्न डाउन कर देना चाहिए। ठीक है, ये मैं इसके हक में नहीं हूँ। क्यों? कि कोई एक मरतबा रंगे हाथों पकड़ा जाए तो वो फिर से चहचहाता लहलाता मुस्कराता विक्ट्री निशान बनाता आ जाए। अच्छा ठीक है रीमा,
जी शुक्रिया लीना, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। मेरा ख्याल है भट्टी साहब को कुछ कंफ्यूजन है जो लीगल सिस्टम किस तरह ऑपरेट करता है पाकिस्तान में और दुनिया भर में। अगर आपको कन्विक्ट भी किया जाए एक ट्रायल कोर्ट के जरिए, आपको सजाए मौत भी सुना दी जाए, आपका जुर्म चाहे जितना भी संगीन क्यों ना हो, आपके पास अपील का हक होता है। एक नहीं, दो नहीं, कुछ ममालिक में आपके पास 3-3 अपीलों का हक भी होता है। तो ये कहना कि अगर किसी को सजा हो गई, वो दंदनाता हुआ विक्ट्री का निशान बना के वापस आ गया क्योंकि उन्हें रिव्यू का हक मिल गया, इसकी कोई मंतक मुझे समझ नहीं आती, इस तनकीद की मुझे मंतक समझ नहीं आती। दूसरी बात ये कि अलीना देखिए, मुझे आइन को जब मैं देखती हूँ, मैं लीगल बात करना चाहती हूँ आज, मुझे नहीं समझ आ रही कि सुप्रीम कोर्ट एतराज किस चीज पे कर रही है। आइन में आर्टिकल 188 कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को, ऑर्डर्स को, जजमेंट्स को रिव्यू कर सकती है, और वही आर्टिकल आइन का कहता है कि पार्लियामेंट इस पे कानून साजी कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट इस पे रूल्स बना सकती है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि अपील जो है उसका ये मतलब है लेकिन रिव्यू का ये मतलब है, ना आइन में कहीं लिखा है रिव्यू कितने जजेस सुनेंगे या उसमें आप फिर से जो है फैक्ट्स उसको देख सकेंगे कि नहीं, कहीं आइन में नहीं लिखा। ये उन्होंने पार्लियामेंट पे छोड़ दिया कि वो कानून साजी करेंगे। अब मेरा तो ख्याल है बहुत डिले कर दिया पार्लियामेंट ने, ऐसी कानून साजी पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 184(3) एक बहुत अजीब सी यूनिक सिचुएशन में लोगों को खड़ा कर देता है। भट्टी साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये मुजरिम है। मुजरिम नहीं होते। 184(3) जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की कोई क्रिमिनल ट्रायल की जुरिस्डिक्शन नहीं है जिसमें आप मुल्जिम या मुजरिम डिटरमिन करते हैं। वहां पे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी एक उनकी जुरिस्डिक्शन है, उसमें फैसले जो हैं वो कन्विक्शन के नहीं आते, ठीक है, वो डिक्लेरेशंस के फैसले आते हैं, वो मुख्तलिफ नौयत के होते हैं। लेकिन हमने देखा कि विद टाइम सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) की जुरिस्डिक्शन इतनी वसी कर दी, उसमें ऐसे फैसले आने लग गए कि जो लोग पार्टीज नहीं भी होते थे वो अग्रीव होने लग गए उनसे, उनको उन पे इम्पैक्ट होने लग गया उन फैसलों का। लेकिन क्योंकि ओरिजिनली आर्टिकल 184(3) के ऊपर कोई अपील नहीं थी, उनका फेयर ट्रायल का हक जो है वो हमने देखा वो वायलेट होता चला गया। तो इसलिए ये जरूरी समझा, और मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये बार काउंसिल की तरफ से, जजेस की तरफ से, यूएन के इदारों की तरफ से, सबकी तरफ से तजवीज आ रही थी कि 184(3) के ये मसला बनता चला जा रहा है कि आप राइट टू अपील जो है, फेयर ट्रायल है, उसको वायलेट कर रहे हैं। उसको नजर में रखते हुए ये कानून बना। अब ये कहना कि ये दो लोगों को रिलीफ देने के लिए है, अलीना आप खुद सोचिए, वही बेंच जिसने ऑर्डर पास किया, आप उसमें 1 या 2 जजेस चीफ जस्टिस की मर्जी के ही डालेंगे, वही फैसला करेंगे। आपने फोरम तो नहीं बदल दिया, उन्होंने वही फैसला करना है। अगर आपका फैसला दुरुस्त है, अगर नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन दुरुस्त है, अगर वो फॉर लाइफ दुरुस्त है, तो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच पे वही फैसला करेगा। आपने इख्तियार किसी और को तो नहीं दे दिया आपको मुझे कि हम फैसला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला करना है। तो इतनी उलझन क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है कि किसी एक शख्स को जिसको मौका नहीं मिला अपील का, उसको रिव्यू की शक्ल में एक ठोस ऑप्शन मिलेगा जिसमें फैक्ट्स और लॉ दोनों पे फिर से नजरसानी कर सकती है। तनकीद ये हो रही है कि जो दायरा कार बढ़ाया गया है, जो दायरा कार बढ़ाया गया है, इससे तो सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन जाएगा। नहीं लीना, सुप्रीम कोर्ट के पास तो ऑलरेडी है, पहले जुरिस्डिक्शन है, वो ट्रायल कोर्ट कैसे बन जाएगा? अगर अपील में फैक्ट्स ऑफ लॉ के ऊपर डिस्कशन होगी और पूरा केस सुना जाएगा, तो फिर क्या वो पूरा का पूरा ट्रायल करते हुए जजेस बैठ के सुन रहे हैं दलाइल, वो ट्रायल कोर्ट की हैसियत नहीं इख्तियार कर जाएगा सुप्रीम कोर्ट? अलीना, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं बनेगा। ये तो जो तनकीद है ये 184(3) के इस्तेमाल पे हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 184 की तशरीह इस तरह की कि उन्होंने खुद अपने आप को ट्रायल कोर्ट बना दिया। ये तनकीद उस मंजर में, उस कॉन्टेक्स्ट में होती है। फॉर एग्जाम्पल, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया ट्रायल के बगैर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट है नहीं, उसमें उस तरह प्रोसीडिंग्स नहीं होती जिस तरह एक ट्रायल कोर्ट में होती हैं। तो 184(3) की जो पेचीदगियां इन सुप्रीम कोर्ट की ही इंटरप्रिटेशंस की वजह से विद टाइम डेवलप हुई। अब उसमें आपने तब्दीली लानी है, क्योंकि आपने अग्रीव्ड पार्टीज को कुछ तो उनके फेयर ट्रायल के हकूक हैं, उन्हें आपने
प्रोटेक्ट करना है। अब मैं इस कानून 100% मुझे नहीं लगता ये एक परफेक्ट कानून है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है या इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी करता है ये कानून, विच आर द ओनली 2 रीजंस जो सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करे। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई चाहे उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा, वो अपनी तशरीह में इसमें बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि पार्लियामेंट वो फोरम है जो कवानीन जो है वो बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको स्ट्राइक डाउन करना है, उसका जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत हाई होना चाहिए। और यहाँ पे ना हमें कोई आइन की खिलाफ वर्जी नजर आ रही है, ना इंसानी हकूक की नजर आ रही है, बल्कि ये तो ऐसा कानून है जो इंसानी और आपको ये लगता है कि सादा कानून साजी से भी हो सकता है, और आपको ये लगता है सादा कानून साजी से भी हो सकता है, इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 188 में लिखा है, ये आर्टिकल 188 में लिखा है, इसलिए हो सकता है। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक जी लेनी है हमने, उसके बाद आते हैं और सलीम साफी साहब और सुहेल वड़ाइद साहब की राय जानेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू एक्ट के हक में फैसला देना चाहिए या नहीं? 2 राय हमारे पास आ रही है। इरशाद भट्टी साहब समझते हैं, उनकी राय है कि नहीं देना चाहिए। रीमा उमर साहबा ने कानूनी दलाइल देके बताया कि बिल्कुल जो रिव्यू एक्ट है उसमें कोई कानूनी तौर पर सुकुम नहीं है। हाँ, बहुत सी चीज़ें बेहतर बनाई जा सकती थी, लेकिन स्ट्राइक डाउन नहीं होना चाहिए उनकी राय में। सलीम साफ़ी साहब, आपकी क्या राय है? कोई राय नहीं दे सकते, एक तो राय उन्होंने देना है और फैसला उन 3 रुकनी बेंच ने करना है। तो अभी उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है, तो मैं राय दे के उनकी राय पे असरअंदाज होने की नाकाम कोशिश नहीं करता। वैसे भी इस वक्त ना हाई मॉरल ग्राउंड पे और लॉ के मुताबिक ना ये बेंच चल रहा है। एक तो हम ये सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और ये जो चंद जजेस हैं इनमें फ़र्क है, और तो हमें इन चंद जजेस की बात करनी चाहिए जी। और दूसरी तरफ हुकूमत भी जो कानून साजी करती है तो वो अपनी लीडरशिप के उसको मद्देनज़र रख के करती है, लेकिन वैसे तो कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। लेकिन अब ये नहीं, इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो कानून साजी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट वो करती है। इस वक्त कोई चीज़ कायदे आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा है, एक पावर स्ट्रगल है और ताकत की लड़ाई है मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात और उसके माबैन। देखते हैं कौन जीतता है। सर, जैसे कानून साजी जब कानून बना ये बिल, तो उसके बाद एक सरप्राइज़ मिला कि एकदम से क्या हो गया? क्या आपको लगता है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सरप्राइज़ आ सकता है? और माजी में जिस तरह से कुछ चीज़ें उन्होंने ऑब्जेक्शंस भी लगाई, फिर स्ट्राइक डाउन कर दिए, कुछ फैसले दिए हुकूमत के ख़िलाफ़, इसके ऊपर थोड़ा सा वो तसल्ली से काम लेंगे? इस मुल्क में किसी भी वक्त किसी भी पार्टी, किसी भी इदारे, किसी भी लीडर, किसी भी फ़र्द की तरफ से कोई भी सरप्राइज़ आ सकता है और कोई भी अनहोना हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि अदालत के लिए हाई मॉरल ग्राउंड की ज़रूरत होती है। अदालत के पास अपने हाथ में डंडा नहीं होता। रियासत के इदारे अगर उसके हुक्म की तामील करे तो वो ताकतवर बन जाता है। इसी तरह सियासतदानों के लिए हाई मॉरल ग्राउंड की ज़रूरत होती है। हम सहाफ़ियों के लिए हाई मॉरल ग्राउंड की ज़रूरत होती है। और हम अगर हाई मॉरल ग्राउंड लूज़ कर ले और हम बाइसेस के या ग्रोबंदी के या अपने इदारा जाती उसके शिकार हो जाए, तो फिर बात जो है वो डंडे वाले की चलती है। जिसके हाथ में ताकत होती है, डंडा होता है, तो फिर वो ही प्रिवेल करते हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की, इसके पीछे भी उनकी इल इंटेंट थी? वो इस पार्लियामेंट की क्या हैसियत है? ये डमी जाली पार्लियामेंट है। ये जाली इंतखाबात के ज़रिए जाली तरीके से वजूद में आया था। मेरे नज़दीक इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, लेकिन एक डिफेक्टो पार्लियामेंट है, पहले भी चल रहा था। और जो पहले इमरान खान के पास कोई हाई मॉरल ग्राउंड नहीं था, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं था, वो सिलेक्शन था। कानून साजी तो वो कर रहे हैं ना, और ऐसी कानून साजी जिसके बड़े दूरअस असरात होंगे इस तरह की जब कानून साजी होती है उसकी। तो उसी तरह के कर रहे हैं जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो पार्लियामेंट थी उसी तरह की वो कर रही थी। हाँ, तो वो, और फिर आप ये देखें, ये लोग इसको जाली पार्लियामेंट कहते थे, अब उसी से वज़ीर आज़म बने हुए हैं, उसी की बालादस्ती की बिलावल साहब बात कर रहे हैं। अब ये कराची में जो कुछ हुआ, अब अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया, तो ना हाई मॉरल ग्राउंड इनके पास है
और इंतहाई माजरत के पास ना आदिलिया के पास है। सुहेल वड़ाई साहब, पावर गेम है, उसमें कभी एक पड़ला भारी हो जाता है, कभी दूसरा हो जाता है। अच्छा सुहेल वड़ाई साहब, आपकी राय क्या है? और यहाँ पर ये चीज़ भी कॉन्टेक्स्ट में डालना बड़ा ज़रूरी है। सलीम साफ़ी साहब एक तरफ तो ये बात कहते हैं, लेकिन फिर जैसे रीमा ने अपनी राय दी कि अपील का हक बड़ा, जिस तरह से 184(3) का इस्तेमाल हुआ माजी में, अपील का हक या फेयर ट्रायल के कहीं ना कहीं देना हक बड़ा ज़रूरी हो गया था और बड़ा देरीना मुतालबा था। तो आपको क्या लगता है इस वक्त ये ज़रूरी है और ये होना चाहिए था, या आपको भी यही लगता है कि पार्लियामेंट ने जिस तरह से जल्दबाजी में कानून साजी की मैलिफाइड इंटेंट है? मेरा ये ख्याल है कि मैं रीमा साहबा से इत्तेफाक करता हूँ, और दूसरा खास तौर पर मैं ये पॉइंट रेज करना चाहता हूँ कि आर्टिकल 184(3) के जरिए जो वजीर आज़मों को निकालने का अमल शुरू हुआ है, ना ये आइन की इंटेंट थी, ना कभी किसी ने ये सोचा था। ये सुप्रीम कोर्ट ने 58(2)(b) के बाद एक नया रास्ता निकाल लिया अदलिया के जरिए वजीर आज़मों को निकालने का। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तरीका ही गलत है कि करोड़ों लोगों का इलेक्टेड आदमी को 4-5 लोग बैठकर नॉमिनेटेड जो है वो नाअहल करार दे दे। मेरा ख्याल है कि ये तरीका गलत था। ये जज जो है अपना एहतसाब तो करते नहीं, जो इनका तरीका था एहतसाब का उसको बंद कर दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। आर्टिकल 209 रिडंडेंट हो गया है और उसकी बजाय जो आर्टिकल 184(3) है उसके जरिए वजीर आज़मों को निकाल रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन की मिस इंटरप्रिटेशन की है इसको रुकना चाहिए, और उसकी बजाय जो खासकर ये जो 2-3 वजीर आज़मों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाइयां की हैं आर्टिकल 184(3) के, ये टोटली गलत थी और इसको रोकना चाहिए। हर सूरत पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक लेजिस्लेशन की है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि ये लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि वजीर आज़म के खिलाफ इस तरह आर्टिकल 184(3) के जरिए बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत है यही बंद होनी चाहिए, और इसी तरह उसका अगर उसकी समाअत ही करनी है तो नीचे की अदालतों से ऊपर तक आए ताकि अपील का हक उसको मिल सके आम लोगों की तरह। ठीक है रीमा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? बट मुख्तसर जी लीना, दो तीन छोटी बातें। पहली तो ये कि ये कोई इस तरह खुफिया कानून नहीं था। जब ये पास हुआ उससे कई मतलब नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे, आपको पार्लियामेंट की सेनेट की वेबसाइट पे एक्सेसिबल था। मैंने तो ये पढ़ा और मुझे बहुत हैरत भी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ एक लॉ को स्टे कर दिया है, पार्लियामेंट ने फौरन एक और जो है बिल जो है वो मुख्तलिफ की शक्ल में उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये कोई खुफिया ऐसा नहीं हुआ कि किसी को पता ही नहीं था और एकदम प्रेसिडेंट ने सेंड कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात ये, सिर्फ ये डिस्क्वालिफिकेशंस की नजर में नहीं देखना चाहिए हमें। सुप्रीम कोर्ट 184(3) जुरिस्डिक्शन में बहुत फैसले करती है। आपको रिकोडिक का फैसला याद होगा, आपको याद होगा किस तरह अस्पताल जो हैं वो बंद कर दिए गए, किस तरह डैम फंड बना दिया गया। अब इस तरह के फैसले अगर 184(3) जुरिस्डिक्शन में हो रहे हैं, क्या उसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो इतने फार रीचिंग फैसले होते हैं। आपके इनिशियल जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं जिनको आप पार्टी बनाते हैं, सिर्फ वो इफेक्ट नहीं होते, बहुत से लोग इफेक्ट होते हैं। मीडिया के खिलाफ इतने फैसले आए हैं 184(3) में, उसमें सब मीडिया के लोग पार्टी तो नहीं बनते। क्या उनके पास इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो चैलेंज करें कि ये फैसला गलत था सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ही एक लार्जर बेंच के अपने आप चैलेंज करें? इस वक्त रिव्यू का दायरा कार इतना रिस्ट्रिक्टेड है लीना कि एरर अपेरेंट, लाइक बहुत ज्यादा ऑब्वियस अगर कोई गलती की है सुप्रीम कोर्ट ने, सिर्फ तब आप रिव्यू कर सकते हैं और वही बेंच है जो कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल हमें सिर्फ ये डिस्क्वालिफिकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। 184(3) में बहुत से फैसले हुए हैं। ये जस्टिस अथर मनीला ने अपने जो इलेक्शन सुमोटो केस में उनका ओपिनियन था उसमें उन्होंने लिखा क्या कुछ नहीं हुआ 184(3) में। तो उसमें अगर कोई रिव्यू की ही बात कर रहा है कि वो एक्सपेंडेड ग्राउंड्स पे होना चाहिए लार्जर बेंच के सामने, अदालत को तो इसको वेलकम करना चाहिए। आपकी सुप्रीम कोर्ट ही स्ट्रेंथन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार कहीं और नहीं जा रहे, सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, चीफ जस्टिस के पास ही है बेंच फॉर्मेशन का। तो मुझे सच में ये समझ नहीं आ रही कि अदालत इस पे इस तरह क्यों रिमार्क्स आ रहे हैं। और अलीना, एक आखिरी छोटी सी बात, जिस तरह ये प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हुई, पहले इलेक्शन का जो रिव्यू है उसके साथ इनको आपने जोड़ दिया। पहले कहा कि हम जो है इलेक्शन को प्रायोरिटी देंगे, इलेक्शन रिव्यू को ईसीपी के, फिर इस पे आएंगे, लेकिन फिर इसको
सुनने लग गए। पहले जो है बैरिस्टर अली जफर पार्टी भी नहीं थे, उनको इतना वक्त दिया गया और जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने उन्हीं की आर्ग्यूमेंट्स अडॉप्ट की। आज भी बैरिस्टर अली जफर को बहुत वक्त दिया गया, पिटिशनर्स ने उन्हीं की आर्ग्यूमेंट्स अडॉप्ट की, जबकि वो बाद में पार्टी बने। और इलेक्शन कमीशन को अदालत ने नहीं सुना, उन्होंने कहा हम आपको हम भी राय देना चाहते हैं। अदालत ने कहा आप पार्टी नहीं है, आपको हम नहीं सुनेंगे। तो ये प्रोसीडिंग्स बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग तरह से और तशवीश होती है देखते हुए कि प्रोसीडिंग्स किस तरह से चलाई गई हैं। ठीक है भट्टी साहब, मुख्तसर रखिएगा। पहली बात तो ये मैडम शेख कि ये 4-5 लोगों का मसला नहीं है। जहाँ करोड़ों लोग एक बंदे को मुंतखब करते हैं, वहाँ उन करोड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस बंदे पर होती है और बड़ी उसका हाई मॉरल ग्राउंड होता है। तो ये 4-5 लोग नहीं, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट होती है जो अगर ये चेक एंड बैलेंस ख़त्म हो गया तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह रीमा साहबा सुप्रीम कोर्ट की ज़रा सी बातें भी कि अली ज़फ़र साहब तो फलाना खुफिया तो ज़ाहिर पार्लियामेंट भी तो देखें ना, जो कल तक जाली पार्लियामेंट थी, अधूरी पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट ने किस तरह इसको किया उसकी भी तो एक करें ना। कि सामने उनके नवाज शरीफ साहब थे, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब थे, वो खुद ही बैठे हुए थे, कोई अपोजिशन नहीं थी, और पार्लियामेंट ने किस तरह एक बंदे के लिए सारी कानून साजी की। तीसरी बात ये है मैडम शेख, और आखिरी बात ये है कि आप किस तरह, यानी एक ये आप चाहते हैं कि पहले सिविल कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और आप ये चाहते हैं कि आपका वजीर आज़म अगर किसी वजह से रंगे हाथों किसी चीज़ पर भी पकड़ा जाए और सुप्रीम कोर्ट उसे किसी चीज़ की या खिलाफ वर्जी उसकी हो या आईनी खिलाफ वर्जी हो, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट उसका कुछ ना करे और उसको दोबारा फिर अपील, फिर तीसरी मरतबा अपील, फिर चौथी मरतबा अपील। ये क्या मुल्क को अपील वैसे एक ही दफा है, अपील वैसे एक ही दफा है, एक तरफ आप लेकिन अगर मगरब की बात करते हैं, जमहूरियत की, लेकिन अगर दोबारा सुन लिया, दूसरी तरफ आप इसको जब जी चाहता है आईनी तरमीम है, एक सेकंड इसका सारा कुछ कर लेते हैं ना, और एक तरफ आप हाई मॉरल ग्राउंड कहते हैं, दूसरी तरफ आप नीचे ले जाते हैं बेंच। ठीक है जी, इसके ऊपर मजीद बहस करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ जो दरखास्तें हैं, फैसला महफूज हो गया, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि अभी तो ठीक है, दोनों साइड जो है उनके पास हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या अदलिया का हम जो किरदार देखते हैं वो भी यही है, और ज़ाहिरी बात है कि अगर इधर कोई सेलेक्टेड कानून साजी हो रही है तो जो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की हालत है कि हर केस इन 3 अफराद के या 5 अफराद के सपुर्द किया जाता है और बाकी जजेस की वो हक तलफी की जाती है। और हमारी ये कुलीग ने बड़ी अच्छी उस पर रिसर्च करके वो बता दिया था कि वो कितना, यानी आप दूसरे जजेस को एक लिहाज से कमतर समझते हैं। दूसरी बात ये है कि इससे पहले जो कुछ हुआ, मसलन इस सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया, यूसुफ रज़ा गिलानी को। हम सब जानते हैं कि वो मेमो गेट और वो सब कुछ ड्रामा था और किसी का तख्लीक करदा था, और बाद में लोगों ने एतराफ़ात भी कर लिए। फिर यहाँ पे आपने पहली सिलेक्शन यहाँ कर दी कि 350-400 लोग थे पानामा के, उसमें एक फ़र्द को उठा लिया, बाकियों का फिर ये इतने साल गुजर गए, इमरान ख़ान की रियासत मदीना भी बन गई, चली भी गई, वो बाकियों से किसी ने नहीं पूछा, ये सिलेक्शन हो गई। दूसरा कि हर बंदे को अपील का हक हासिल होता है। जो लोअर कोर्ट का मामला था वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, और सुप्रीम कोर्ट से इस ऐसी पोजीशन में जहांगीर तरीन और उसको नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया कि जिनके पास अपील का हक ही नहीं रहा। तो अपील का हक होना, और फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने आप को ट्रायल कोर्ट बना दिया था। तो ये अगर बात हम करें तो ज़ाहिरी बात है, अगर कोई गलतियों की और ज़्यादतियों का अजाला करना चाहते हैं तो फिर तो ये चीज़ें करनी होंगी आपको। ठीक है रीमा।
अलीना, जो भट्टी साहब ने मिसाल दी, अब आप खुद सोचिए हमारे व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है फैक्ट्स तो हमें अपने खुद से नहीं बनाने चाहिए। अगर एक वजीर आजम किसी को कत्ल करता हुआ पकड़ा जाए, उसका ट्रायल होगा ट्रायल कोर्ट में, उसके पास अपील के बहुत से मौके होंगे अगर वो कत्ल करता हुआ पकड़ा जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कहे कि ये सादिक या अमीन नहीं है, चाहे वो अपनी जो उन्होंने सैलरी विड्रॉ ही नहीं की थी, उन्हें मिली भी नहीं थी, उसको ना डिक्लेयर करने पे ही किया जाए, तो उनके पास कोई अपील का मौका नहीं है। क्या ये बहुत नाइंसाफी हमें नहीं दिखाता कि अगर आपने कत्ल करते हुए आप पकड़े गए तब आपके पास अपील का हक है, अगर आपने कुछ डिक्लेरेशन ऐसी की जिसमें आप सादिक अमीन जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है आप नहीं रहते, उसमें कोई अपील का हक नहीं है। ये एक बहुत डिस्क्रिमिनेटरी हमारा लीगल सिस्टम, पूरा जस्टिस सिस्टम बना दिया है 184(3) के इस्तेमाल ने। और ये जो रिटोरिकल बातें करते हैं कि लोगों को ऑनेस्ट होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आइन आर्टिकल 10A में फेयर ट्रायल का हक भी देता है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप सादिक अमीन नहीं रहे, तो लार्जर बेंच जो है रिव्यू में भी वही बात कर सकता है। उससे इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं हम कि हमने उस शख्स को कोई मौका नहीं देना कि वो अपना इनोसेंस जो है वो एक और सुप्रीम कोर्ट के बेंच के ही सामने साबित करने की कोशिश करे। मुझे समझ नहीं आती कि हम ये क्यों कह रहे हैं बात। दूसरा लीना, पार्लियामेंट ने कौन सा कानून तोड़ा है इस कानून को बनाने में? अगर कोई कानून तोड़ा है मुझे बताएं, मैं उस पर भी तनकीद करूंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर पार्टीज को सही टाइम नहीं दे रही, उसमें नजर आ रहा है आपको इम्तियाजी सलूक है। जो पिटिशनर्स हैं वो बात नहीं कर रहे, एक नॉन पार्टी जो है वो आर्गुमेंट्स दे रहा है, उसके आर्गुमेंट्स अडॉप्ट किए जाते हैं। एक और पार्टी जो एक और केस में उनका कानून साजी के ऊपर इसलिए ये जो तरीकाकार के ऊपर सवाल उठा रहे रीमा, मेरा ख्याल है सवाल तरीकाकार के ऊपर इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल मिलती जुलती कानून साजी थी जो पहले पास हुई और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। लेकिन फिर आप वो जो उस वक्त बात कर रही थी ना खुफिया, एक तरह से कहीं पता नहीं चला, जल्दबाजी में उसी तरह का कानून आया जिसमें बहुत सी शिकें ओवरलैप भी होती हैं और फिर उसको पास कर लिया गया, सेंट भी मिल गया। अलीना, तो इसके ऊपर थोड़े से सवाल खड़े होते हैं। आई डोंट एग्री विद जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है। मैं अगर उसमें अपनी राय दे दूं कि जो पहला कानून था उस पे जो स्टे हुआ, ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जब देते हुए जो फैसला किया उसमें उन्होंने जो एतराज उठाए कि आप अपील सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्राइमा फैशी ये उन्हें नजर आता है। तब ये कानून साजी हुई जिसमें उन्होंने अपील नहीं, उन्होंने रिव्यू का एम्बिट जो पार्लियामेंट का इख्तियार है, जो आइन ने ही उन्हें दिया है, उन्होंने उस फैसले को मेरा ख्याल है नजर में रखते हुए उन्होंने एक और तरीकाकार अपनाया। इसमें आपने कानून की या आइन की खिलाफ वर्जी कहाँ की, मुझे ये समझ नहीं आती। और मैंने पहले भी कहा, दिस इज ऑलरेडी टू लेट। इस तरह की कानून साजी जो है ये पाकिस्तान का आइन जब 1973 का बना उसके बाद ही हो जानी चाहिए थी, ताकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 में जाके बने जिन्होंने रिव्यू को इतना एक रिस्ट्रिक्टेड तरह से इंटरप्रेट किया। ये कानून साजी पहले हो जाती तो बहुत से मसाइल जो है शायद हमें ना पेश आते जो अब आ रहे हैं। तो ये कहना कि अब क्यों, फिर आप मुझे बताइए कब वो सही टाइम होगा जब इस तरह का कोई कानून पास होगा, मुझे तो नहीं समझ आती। हम चीजों को इतना कन्फ्लेट कर देते हैं कि कोई अच्छी चीज भी हो रही होती है वो हमें लगता है बुरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी एक शख्स को एक और मौका भी मिले कि उनके खिलाफ जो जजमेंट है वो उसको रिव्यू करवा सके। इरशाद भट्टी साहब। जी जी, रीमा साहब ने कहा कि क्या हो गया, ये क्या है कि जिसकी इतनी बेचैनी है, इतनी हिचकिचाहट है। ये है कि एक तो सादिक और अमीन खैर से सारों को मौका मिला था, ये निकाल ही देते। फिर अगर किसी ने सादिक और अमीन नहीं रहना था या इस पे कोई पूरा नहीं उतर पाता तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक तरफ मुस्लिम लीगी बात कर रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस साहब जाएंगे, दूसरे आएंगे तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। दूसरी तरफ ये कानून साजी करके बेंच बड़े का करके इसको नज़रसानी को अपील में बदल के और फुर्तियाँ दिखाकर और एक तरफ नाहली की मुद्दत 5 साल करके, तो खैर से सारा वो बंदोबस्त कर रहे हैं एक शख्स के लिए। इसलिए मुझे बेचैनी है कि ये हम फिर अगर 0 पॉइंट पे जाना है, अगर हमने घूम घूम के 5-5 साल बाद उसी जगह जाना है, अगर इस मुल्क और कौम का यही मुकद्दर है
तो इसलिए थोड़ी सी बेचैनी और थोड़ी सी हिचकिचाहट तो मुझे रखने दीजिए, ये तो मेरा हक है। हमारे 3 तजियाकार सुहेल वड़ायत साहब, सलीम साफ़ी साहब पार्शली और रीमा उमर साहिबा ने कानूनी दलाइल भी देकर बताया। उनकी राय में सुप्रीम कोर्ट को इस जो कानून साजी हुई है इसको नहीं ख़त्म करना चाहिए, इसके हक़ में फ़ैसला देना चाहिए। इरशाद भट्टी साहब इससे अग्री नहीं करते। अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया पर कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।